सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दो फैसले दिए हैं। एक में दर्ज एफआईआर को रद्द करने और दूसरे में एफआईआर दर्ज करने की याचिका को रद्द करने का फैसला। यानी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने दिल्ली में हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर जो कथित रूप से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी, उस मामले में एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर विचार करने से भी मना कर दिया है। और गुजरात की पुलिस ने इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, इन पर एफआईआर की थी और उस एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है। मगर इन दोनों ही मामलों में अदालत की तरफ से जो टिप्पणियां आई हैं वो अपने आप में नायाब है। कैश कांड वाले जज के मामले में एफआईआर नहीं करने को लेकर जजों ने जो कहा है वो तो विश्वगुरु टाइप का है ही। वकीलों ने जो सवाल उठाए हैं ना, वो और भी तगड़े वाले हैं। और सुनिए, इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में जजों ने जो नहीं कहा वो बहुत ही चिंता का विषय है, वही पूरी बीमारी की जड़ है। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और महत्वपूर्ण होने वाली है। दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। टकटकी लगाकर सुनते जाइए, आखिरी सेकंड तक सुनिएगा। आपके भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही बात करेंगे कि नफरती चिंटू जो होली में नहीं कर पाए, क्या वो ईद में करना चाहते हैं। 4-5 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जो दिल को झकझोर देती हैं और सवाल करती हैं कि इस देश में कोई संविधान, कोई न्यायपालिका, कोई सिस्टम है कि नहीं। क्या पूरे मुल्क को तबाह करके ही भाजपाई संतोष पाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप हमारी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, यानी अपनी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी आपके मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है। बिका हुआ गोदी मीडिया कभी भी इन सवालों को उठा नहीं सकता जिन पर हम बात करते हैं और लगातार करते हैं। देश में नफरत फैलाने और आग लगाने के लिए गोदी मीडिया के पास धन्ना सेठों का टेम्पो भर भर के पैसा है, पूरी सत्ता है, मगर हमारे पास सिर्फ आप हैं। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके घर पर 14 मार्च को करोड़ों की नकदी पाई गई थी। वो भी तब जब घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझाने पहुंचे। फायर ब्रिगेड के मुखिया ने पहले तो कह दिया कि पैसा मिलने की बात हमने नहीं कही, फिर उनके हवाले से ही कहा गया कि पैसा मिलने से इनकार करने वाली बात हमने नहीं कही। यानी समय समय पर उनकी बात बदलती रही, पलटी मारते रहे। और जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों से इनकार किया था और कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश हो रही है। यानी हाई कोर्ट के एक जज को फंसाने की साजिश हो रही है, तो सोचिए कितने बड़े बड़े लोग शामिल होंगे फंसाने में। बाद में दिल्ली पुलिस आयुक्त ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ एक वीडियो शेयर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाला था। हमने आपको दिखाया भी था। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी और उसके बाद चीफ जस्टिस ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई इस मामले में जांच करने के लिए। 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया और अभी की स्थिति ये है कि न सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट बल्कि देश भर की कई हाई कोर्ट, उसके बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करने की मांग की है। जी हाँ, दिल्ली, इलाहाबाद, केरल, कर्नाटक, गुजरात, इन सब हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशनों ने, यानी उनके अध्यक्षों ने संयुक्त बयान जारी किया है और कहा है कि यदि कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेजने का आदेश वापस नहीं लिया तो बाकी सभी हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन भी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ इलाहाबाद में खड़े नजर आएंगे। यानी देश भर से बड़ी संख्या में वकील जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इलाहाबाद वालों ने तो पहले ही कह दिया कि हम कोई कूड़ेदान थोड़ी ना है, ये ऐसे ऐसे जजों को हमारे यहाँ भेजेंगे। अब सुनिए, अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुम्पारा और हिमाली सुरेश कुरने पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ओका और जस्टिस भुइयां की खंडपीठ से इन्होंने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पहले ही आंतरिक कमेटी बना चुके हैं, वो कमेटी जांच कर रही है। कमेटी का जैसा निष्कर्ष होगा, यदि उसमें कुछ गड़बड़ी मिलेगी तो कानून अपना काम करेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंतरिक जांच कमेटी अपना काम कर रही है, उसमें कुछ गलत मिलेगा तो एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी, यानी निर्देश भी दिया जा सकता है या फिर मामले को संसद में भी भेजा जा सकता है। आज अभी इस पर विचार करने का टाइम नहीं है। वकीलों ने कुछ अन्य मामले याद दिलाए, बताया कि केवल पुलिस ही इसमें जांच कर सकती है, अदालतें जांच नहीं कर सकती। इस पर जस्टिस ओका ने कह दिया कि इन हाउस जांच प्रक्रिया निर्धारित करने वाले जो निर्णय हैं उनको पढ़ लीजिए। यानी इन हाउस जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी, इसके बाद ही अन्य विकल्पों पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे की बातों को जरा ध्यान से सुनिए, वकील लोग क्या कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज लोग क्या कह रहे हैं। बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ।
एडवोकेट नेदुम्पारा ने कहा कि आम आदमी पूछ रहा है, यानी भारत की जनता पूछ रही है कि 14 मार्च को जब बेहिसाब करोड़ों का केस पकड़ा गया तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई और कोई जब्तीकरण क्यों नहीं हुआ, कोई भी आपराधिक कानून लागू क्यों नहीं किया गया। और तो और इस घोटाले को सामने लाने में, यानी जारी होने में, जनता के बीच पहुंचने में 1 सप्ताह का समय क्यों लगा। 1 सप्ताह तक इतने बड़े कांड को क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया, और कॉलेजियम ने यह क्यों नहीं कहा कि उसके पास कोई वीडियो वगैरह भी है केस के जलने की। यानी सोचिए, 14 मार्च को जज के घर में आग लगी, करोड़ों का जला हुआ केस पकड़ा गया और 1 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं, सब कुछ दबाकर छुपाकर रखा गया। और तो और वकील पूछ रहे हैं कि कॉलेजियम ने यह क्यों नहीं बताया कि उसके पास कोई वीडियो है। 1 हफ्ते तक कॉलेजियम शांत थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने आपकी याचिका देखी है, ये सवाल उठाए गए हैं, आंतरिक जांच चल रही है, हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। भारत के चीफ जस्टिस के पास सारे विकल्प खुले हैं। यानी वकील अलग अलग सवाल करते रहे और सुप्रीम कोर्ट का जवाब एक ही था कि आंतरिक जांच चल रही है। इस पर एडवोकेट नेदुम्पारा ने कहा कि आम आदमी इसे नहीं समझ पाएगा, तो जस्टिसों ने कह दिया कि आपको कानून बनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में आम आदमी को शिक्षित करना चाहिए। यानी वकील साहब लोग अब देश में घूम घूम कर आम आदमी को शिक्षित करें कि कानून क्या है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेटों से कह दिया कि आप जनता को शिक्षित करिए। एडवोकेट नेदुम्पारा ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में देरी पर सवाल उठाए और ये भी संभावना जताई कि इस मामले को छुपाया गया, दबाया गया, यानी दबाने की कोशिश हुई। उन्होंने इसे न्यायिक भ्रष्टाचार का एक ओपन एंड शट मामला बताते हुए यहां तक कह दिया कि बेहिसाब नकदी का मामला मिलना न्याय की बिक्री के माध्यम से पैदा हुए काले धन की ओर इशारा करता है। यानी एडवोकेट कह रहे हैं कि ये जो पैसा मिला है ये कहीं ना कहीं न्याय को बेचकर काला धन बनाया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है उसे लेकर भी वकीलों ने आपत्ति जताई और कहा कि ये कथित अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कानून के दायरे में आता है। यानी इस पर एफआईआर होनी चाहिए, पुलिस वाली जांच होनी चाहिए। एडवोकेट नेदुम्पारा ने आगे ये भी तर्क दिया कि इस मामले को केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नहीं निपटाया जाना चाहिए, यानी खाली आंतरिक जांच से काम नहीं चलेगा। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करने की बजाय उन पर आपराधिक आरोप भी लगाया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, वकीलों ने जजों के लिए बनाए गए एक सुरक्षित सिस्टम पर भी सवाल उठा दिया और उन्हें चुनौती दी है। इसी याचिका में के वीरास्वामी बनाम भारत संघ 1991 के उस मामले का जिक्र किया गया है जब 5 जजों की बेंच ने हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कार्यरत जज के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला शुरू करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व स्वीकृति आवश्यक कर दी थी। यानी पूरे देश में किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्किंग जज पर कोई भी आपराधिक आरोप लगता है तो एफआईआर से पहले भारत के चीफ जस्टिस की स्वीकृति लेनी होगी। अब इस याचिका के माध्यम से वकीलों ने यह भी दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश ने जजों का एक विशेष वर्ग तैयार कर दिया है और ये वर्ग देश के दंड कानूनों से मुक्त हो गया है। यानी इनके ऊपर कोई दंड कानून लागू ही नहीं होता है। यहां तक मुक्त हो गया है कि पॉक्सो से जुड़े मामलों में भी एफआईआर दर्ज होने से रोक दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपने आप में तमाम चीजों से सुरक्षित हैं। उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अनुमति नहीं देंगे। अब लोग चर्चा ये करने लगे हैं कि चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, वहां तो सब एक दूसरे के, ज्यादातर या तो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, करीबी हैं, जानने वाले हैं। तब तो मामला ऐसे ही आंतरिक होता रहेगा, चलता रहेगा। पॉक्सो के मामले में भी अपराध दर्ज नहीं होगा तो क्या जज लोग भारत की कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से बड़े हो गए? वो कुछ भी करें उन्हें सजा नहीं मिलेगी, उनकी जांच नहीं होगी। बेचारा सड़क पर खड़ा कांस्टेबल 20 रुपया लेते हुए पकड़ा जाए तो कार्रवाई हो जाती है, यह करोड़ों की बरामदगी होती है और हफ्ते भर तक किसी की जबान से चू नहीं निकलती। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ने यानी कॉलेजियम ने जो 3 जजों की कमेटी बनाई है वो कमेटी कैसी जांच करती है, जांच की रिपोर्ट में क्या पाया जाता है, जज का भ्रष्टाचार या फंसाने की साजिश, जो भी होगा देखेंगे। मगर जिस तरीके से इस मामले को पहले दिन से छुपाने की कोशिश हुई वो अपने आप में बहुत सारे संदेह पैदा करने वाला है। आइए अब जस्टिस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां का ही दूसरा फैसला देखते हैं। गुजरात की पुलिस ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। इसी एफआईआर को रद्द करवाने वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मामला ये था कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो शेयर किया
बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था। इस गाने के बोल थे, ऐ खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। यानी एक ऐसा गाना जो शांति, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला है, जो कहता है कि तुम हम पर जुल्म करोगे तो हम तुम्हारे जुल्म से भी इश्क करेंगे। जो गीत नफरती चिंटुओं के मन में भी प्रेम भरने वाला है, उसी गीत को लेकर गुजरात की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। इमरान प्रतापगढ़ी हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कविता में तो कुछ विवादित है ही नहीं। पिछले दिनों हमने इस मामले पर विस्तार से बात किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस के कारनामे को देखकर आश्चर्य प्रकट किया और कहा कि कविता में नफरत या दो समुदायों में अलगाव पैदा करने वाली कोई चीज़ तो है ही नहीं, जो आपने एफआईआर दर्ज कर लिया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया है और रद्द करने के साथ साथ जो कहा है उसको सुनिए और जो नहीं कहा है उसको विशेष ध्यान से सुनिएगा। जस्टिसों ने अपने फैसले में कहा कि साक्षरता और कला जीवन को अधिक सार्थक बनाती है। गरिमापूर्ण जीवन के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। ये हमारे जीवन का, समाज का अभिन्न अंग है। विचारों और दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बिना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत गरिमापूर्ण जीवन जीना संभव नहीं है। लोकतंत्र में एक दूसरे के विचारों का प्रतिवाद दूसरे दृष्टिकोण को व्यक्त करके किया जाना चाहिए। भले ही बड़ी संख्या में लोग दूसरे द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को पसंद न करते हों, लेकिन एक व्यक्ति के विचारों को व्यक्त करने के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए। एक कविता, नाटक, फिल्म, व्यंग और कला साहित्य ही तो मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी मैं वो बता रहा हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो नहीं कहा या फिर जो नहीं कह पाया, थोड़ी देर बाद उसको बताएंगे। आखिर तक सुनते रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान ने जो अधिकार भारत की जनता को दिए हैं, उन्हें बनाए रखने और लागू करने के लिए न्यायपालिका बाधित है। कभी कभी हम जजों को भी बोले गए या लिखे गए शब्द पसंद नहीं आते हैं, मगर फिर भी संविधान में जो अनुच्छेद 19(1) है, उसके अधिकारों को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यानी हमें पसंद नहीं भी आए तो हमें बर्दाश्त करना है। और न्यायालय का कर्तव्य है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। जुडिशरी का प्रयास हमेशा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने का ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र में नागरिकों का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि संविधान का आर्टिकल 19(1) जनता को मिला हुआ सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को लेकर जो कहा वो आपने सुन लिया। अब पुलिस को लेकर जो कहा है वो सुन लीजिए। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस अति उत्साही थी। यानी पुलिस बहुत जल्दी में थी कि जल्दी से एफआईआर ठोको। अब इस अति उत्साह के पीछे कारण क्या है, क्या हो सकता है, ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के उन गिने चुने सांसदों में हैं जो मोदी सत्ता की तगड़ी वाली आलोचना करते हैं, जबरदस्त बोलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं और लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनते भी हैं, पसंद करते हैं। और आप तो जानते हैं, जो करेगा सवाल उसके ऊपर होगा एफआईआर। वो गलती करे ना करे एफआईआर तो हो ही जाएगी। पुलिस के एक्शन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को संविधान का पालन करना चाहिए, आदर्शों का सम्मान करना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और सभी को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का गंभीरता से निर्णय लेते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान के आदर्शों में से एक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय और पुलिस दोनों को संविधान का ज्ञान दिया है और बताया कि संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसकी सुरक्षा करिए। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पढ़ने और समझने की बात कही। मगर अब सवाल ये है कि गुजरात हाई कोर्ट के जिन जजों ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ हुए एफआईआर को रद्द करने से मना किया, याचिका को खारिज कर दिया, और जिस पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, क्या इन सब के पास संविधान की कॉपी नहीं है? क्या उन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है? क्या इन्हें संविधान पढ़ना नहीं आता या समझ नहीं पाए कि संविधान में क्या लिखा है? बताइए, ये कौन नहीं जानता कि बिना संविधान पढ़े कोई आदमी जज थोड़ी न बन जाएगा। जो गुजरात हाईकोर्ट में बैठा है, बिना संविधान पढ़े कोई पुलिस अधिकारी तो नहीं बन जाएगा। हाँ, पर्चा आउट करा के बन गया हो तो अलग बात है, नकल मार के और रिश्तों के कारण कोई जज बन गया हो तो अलग बात है। ऐसा होता है नहीं होता है हमें नहीं पता, लेकिन बिना संविधान पढ़े तो ये लोग कुर्सी पर बैठे नहीं हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जब कह देगा कि संविधान में दिए गए अधिकारों की रक्षा करो तो ये लोग सुधर जाएंगे, सीता से गीता बन जाएंगे? और इतनी आसानी से सुधरने वाले होते तो बिगड़ते ही कैसे? सवाल यह है कि जिस कविता में सुप्रीम कोर्ट को कुछ गलत नजर नहीं आया बल्कि अच्छा नजर आया, उस कविता में गुजरात की पुलिस और वहां के हाईकोर्ट के जज को बुराई नजर कैसे आ गई?
क्या ये राजनीतिक द्वेष नहीं है? क्या ये भ्रष्टाचार का संदेश नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश नहीं देने चाहिए जिन्होंने कांग्रेस सांसद के ऊपर बेमतलब एफआईआर किया, झूठा एफआईआर किया, जिन जजों ने सांसद का समय खराब किया, पुलिस का समय खराब किया, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का समय खराब किया? क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? जब आप उन्हें संविधान का ज्ञान देकर छोड़ देंगे तो वो सुधरेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि गारंटी है कि नहीं सुधरेंगे और बिगड़ेंगे। ऐसे लोगों को सुधारने का एक ही उपाय है और वो है सजा, जो कि सुप्रीम कोर्ट कभी देता नहीं। सोचिए, इस देश का सांसद भी जनता के टैक्स के पैसे से चलता है, पुलिस भी चलती है, न्यायपालिका भी चलती है और उसमें बैठा जज भी जनता का पैसा खाता है। और पुलिस अधिकारियों की बदमाशी के कारण इस एक केस में न जाने कितने लाख या करोड़ रुपया जनता के टैक्स का बर्बाद हुआ, जबकि असली मामलों की सुनवाई टलती रहेगी, लेट होती रहेगी। तो सवाल यह है कि देश को बर्बाद करने में जो पुलिस और ऐसे जजों का नेक्सस चल रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आदेश क्यों नहीं देता? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सजा नहीं सुनाई जानी चाहिए? अब जरा इन खबरों को देखिए। यूपी पुलिस कह रही है कि सड़क पर नमाज पढ़े तो ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट रद्द हो सकता है। हरियाणा की सरकार ने ईद की गेजेटेड छुट्टी को रद्द कर दिया है, इसे रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी में बदल दिया है। बहाना दिया गया है कि 29 और 30 मार्च को वीकेंड है, 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, इसलिए छुट्टी नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि वित्त वर्ष का आखिरी दिन एक दिन पहले या एक दिन बाद नहीं हो सकता क्या? ऊपर से ज्ञान भी दे रहे हैं कि इसको मुद्दा मत बनाइए, यानी खुद ही जानबूझकर मुद्दा बनाया और फिर कहते हैं कि मुद्दा मत बनाइए। और देखिए, बिहार का एक भाजपा विधायक ये कह रहे हैं कि मस्जिद में जगह न मिले तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ो, सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए। ये लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो सड़किए पे बाउंड्री बना लेंगे और कहेंगे कि हमारी सड़क है, कहने लगेंगे कि वक्फ की जमीन है। अब आप जनता बताइए, सदियों से इस देश में नमाज पढ़ी जा रही है, देश को आज़ाद हुए भी 75 साल से अधिक हो गए, आज़ादी के बाद भी लगातार नमाज हो रही है। इस देश के मुसलमानों ने देश की कितनी सड़कों पर बाउंड्री बनाई और कितने सड़कों पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक का कहना है कि सड़क गाड़ियों के चलने के लिए है, लोगों के चलने के लिए है, लोग सड़क पर चलने के लिए टैक्स देते हैं। अब आप बताइए कि होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, हनुमंत जयंती, शिवरात्रि और तमाम धार्मिक यात्राएं इन्हीं सड़कों पर निकाली जाती हैं, तब इन लोगों को याद नहीं आता कि जनता इसी सड़क पर चलने के लिए टैक्स देती है। अभी प्रयागराज में जो मेला लगा था, वहां भी आसपास लाखों की संख्या में मुसलमान रहते हैं। क्या कभी किसी मुस्लिम ने कहा कि ये जो हिंदुओं की भीड़ है इसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, इस सड़क को बनाने में हमने भी टैक्स दिया है तो हमें अलग से सड़क दे दी जाए, हमें अलग से रास्ता दे दिया जाए? क्या किसी मुसलमान ने ऐसी बात कही? क्या उस वक्त सड़कें और यातायात बाधित नहीं होता है? कांवड़ यात्रा के दौरान महीने डेढ़ महीने तक एक पूरी सड़क को बंद रखा जाता है, उससे न जाने कितने लाख या करोड़ लोग बाधित होते हैं, परेशान होते हैं, जाम की स्थिति पैदा होती है। तब याद नहीं आता कि जनता सड़क पर चलने के लिए टैक्स देती है, सड़क चलने के लिए है, गाड़ी चलने के लिए है। अब सवाल यह है कि क्या होली में नफरती चिंटू जो नहीं कर पाए वो ईद में करना चाहते हैं? होली से पहले भी आपने देखा किस तरह से नफरत का माहौल तैयार किया गया था, डर लगता था कि न जाने क्या होगा, और अब ईद से पहले भी वही माहौल तैयार हो रहा है। होली में हमने देखा मस्जिदों के सामने कुछ जगहों पर फोर्स लगाई गई थी, कई मस्जिदों को ढक गया था, ढकने के बाद भी नफरती आतंकी सुधरे नहीं, उन्होंने तिरपाल फाड़ दिया, मस्जिदों के सामने उल्टे सीधे गाने बजाए, मस्जिदों पर उल्टे सीधे नारे लिखे, तांडव किया। और अब देखिए, एक बार फिर से मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात करनी पड़ रही है। अब सवाल ये है कि नफरती चिंटू कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, मगर हर बार मस्जिद को सुरक्षा देनी पड़ रही है। क्यों भैया? आज से पहले भी ये त्यौहार सदियों से मनाए जा रहे हैं, मगर इतनी नफरत, इतनी गंदगी, ऐसा माहौल कभी देखने को नहीं मिला जितना भाजपाई राज्य में हो रहा है। मगर टेंशन इस बात की है कि इस देश की न्यायपालिका में कोई ऐसा जज नजर नहीं आता जो इन चीज़ों पर रोक लगाने की हिम्मत रखता हो। जज साहब लोग संविधान का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि सरेआम भाजपाई सरकारें और संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान के खिलाफ काम कैसे कर रहे हैं, और जब कर रहे हैं तो अदालतें क्या कर रही हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। बहरहाल, इस मामले पर हमने इस लाइव वीडियो में विस्तृत चर्चा की है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।